हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सॉलिटरी रीपर नाम की इस इम्पोर्टेंट पोएम को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इसके इंट्रोडक्शन से भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये, द सॉलिटरी रीपर आखिर है क्या। द सॉलिटरी रीपर एक लिरिक पोएम है जिसको इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। अगर हम इस पोएम के राइटिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की बात करें तो इस पोएम को इंस्पिरेशन मिली थी विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी जो सिस्टर थी डोरथी, जब वो 1803 में स्कॉटलैंड के पल्ली में स्टैथशेयर गांव में ठहरे थे, तभी उनको इस पोएम को लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी। इस पोएम को 1805 में लिखा गया था तथा 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम नाम की कलेक्शन में पब्लिश कराया गया था। और इस पोएम में कुल 4 स्टैंजाज हैं। इस पोएम में पोइट एक ब्यूटीफुल लड़की तथा उसके द्वारा गाए जाने वाले गीत के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के एक हाईलैंड नाम की जगह पर एक खेत में उस वक्त गा रही होती है जब वो बिल्कुल अकेली होती है। और इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम का जो टाइटल रखा है वो भी सॉलिटरी रीपर रखा है, जिसका मतलब भी एकांत में फसल काटने वाला या काटने वाली होती है। तो दोस्तों, ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके स्टैंजा वाइज बात करेंगे, जो कि टोटल इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। स्टैंजा 1 की जो शुरुआत होती है वो इन लाइनों के साथ में होती है, जहाँ पर पोएट अपने रीडर्स को बोलता है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, और यहाँ पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस नज़र आ रहा है, तो पोएट यहाँ पर अपने रीडर्स को या उन लोगों को जो उसको देख रहे हैं, उसके साथ में है या वहाँ से गुजर रहे हैं जहाँ पर पोएट खड़ा है, उनसे बोलता है बिहोल्ड हर, यानी कि उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, सिंगल का मतलब होता है अकेला, इन द फील्ड, जहाँ पर जो फील्ड का मतलब है वो खेतों से है जहाँ पर फसल होती है। तो यहाँ पोएट बोलता है कि उसे देखो, वो खेतों में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ठीक है, खड़ी है या खेतों में बिल्कुल अकेली है। योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, यहाँ जो योन दिया गया है ये है योंडर। योंडर का मतलब होता है उधर, ठीक है ना, उधर यानी कि परे। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला या अकेली। योन सॉलिटरी हाईलैंडनेस, और जैसा कि मैंने बताया ये जो पोएम है ये उस समय की है जब विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी जो सिस्टर है डोरथी, वो स्कॉटलैंड में स्टे किए हुए थे। तो यहाँ जो दिया गया हाईलैंडलेस, हाईलैंड एक ऐसी ऊंची जगह है जो कि पहाड़ी इलाका माना जा सकता है स्कॉटलैंड का। तो यहाँ पर हाईलैंड का मतलब है पहाड़ी, और लेस का मतलब है यहाँ पर लड़की। यू नो वेरी वेल कि एक वर्ड है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, लेड। लेड का जो मतलब होता है वो होता है यूथ, यानी कि जवान पुरुष, जवान लड़का, ठीक है, वयस्क लड़का। तो यहाँ पर जो ये जो वर्ड यूज किया गया है लेस, वो एक युवती के लिए यूज किया गया है, एक देहाती जवान लड़की के लिए यूज किया गया है। तो यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, वो उधर अकेली में, वो उधर अकेले में जवान पहाड़ी लड़की, ठीक है ना। तो पोएट कह रहा है कि देखो उसे, वो अकेली है बिल्कुल खेत में, वह जवान अकेले में देहाती लड़की, ठीक है ना। तो रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, यहाँ पर बोल रहा है पोएट कि वो क्या कर रही है, रीपिंग कर रही है। रीपिंग का मतलब होता है हार्वेस्टिंग, यानी फसल काटना। एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, और वो गा रही है, यानी वो फसल काट रही है और गा रही है, अपने आप में ही कुछ गुनगुना रही है। स्टॉप हेयर, यहाँ पर फिर से जो पोइट है वो अपने रीडर्स को या उन लोगों को जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको ठहरने के लिए कहता है। वो कहता है रुक जाओ और देखो कि वो क्या कर रही है। और जेंटली पास, या तो यहाँ पर रुक जाओ या फिर ऐसा करो कि यहाँ से बिल्कुल चुपचाप निकल जाओ, जिससे कि उसको डिस्टरबेंस नहीं हो और वो अपना गाना गाती रहे और अपना काम करती रहे। पास का मतलब होता है गुजर जाना, यहाँ से चले जाना। जेंटली का मतलब आसानी से बिल्कुल चुपचाप चले जाना, ठीक है। और उसके बाद में फिर से आगे बढ़ते हैं। अलोन सी कट्स एंड वाइंड्स द ग्रीन, अलोन का मतलब है अकेला या अकेली। सी तो उस लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया, अलोन सी कट, वो अकेले ही काट रही है। एंड वाइंड्स द ग्रीन, वाइंड्स का मतलब होता है बांधना। द ग्रीन यहाँ पर जो यूज किया गया है वो फसल के लिए किया गया है,
ठीक है ना। तो वो क्या कर रही है, अकेले ही काट रही है उस फसल को, और अकेले ही उसको काटने के बाद में बांध बांध कर रख रही है, यानी उसके गट्ठर बना रही है, बंडल बना रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रैन, और क्या कर रही है, सिंग्स का मतलब है वो गा रही है। अब मेलंकली, मेलंकली का मतलब आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, दुखद होता है। क्या होता है, दुखद होता है या दुखपूर्ण होता है। और वो दुखपूर्ण स्ट्रैन, स्ट्रैन का मतलब है गीत, और वो दुखपूर्ण एक गाना गा रही है। ओ लिसन, सुनो। यहाँ पर फिर से वो हमसे कह रहा है, यानी कि रीडर से या उन सभी लोगों से कह रहा है जो वहां से गुजर रहे हैं। ओ लिसन, उसको सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग द साउंड। फॉर द वेल, वेल का मतलब है वैली यानी कि घाटी, प्रोफाउंड का मतलब है बहुत अधिक, बहुत गहरे तरीके से। फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग द साउंड, और उसके जो गाने की आवाज़ है, उसकी जो आवाज़ है वो पूरी घाटी में गूंज रही है। उसकी आवाज़ का जो असर है पूरी घाटी में बहुत ही गहरे तरीके से महसूस किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। चलिए, सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है आपका, यहाँ पर पोएट कहते हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट टू वीरी वेंट्स। देखिए, इस स्टैंजा में अगर हम देखते हैं और सेंस लगाते हैं तो पोएट यहाँ पर उस साउंड की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं जो साउंड उस लड़की के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। कहने का मतलब वो जो गीत गा रही है, वो जो गाना गा रही है, वो गाना पोएट को इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देता है, इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि उसकी तारीफ में वो क्या क्या कहते हैं वो आपको इस स्टैंजा में देखने के लिए मिल जाता है। उन्होंने कहा है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। नाइटिंगेल आप लोग जानते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ड हु यूज टू सिंग। एक तरीके से इसे बुलबुल भी आप लोग बुला सकते हैं। तो कभी किसी बुलबुल ने भी इस तरीके का गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट टू वेरी बैंड्स। वेलकम नोट इज यूज्ड टू क्रिएट वेलकम फॉर समबडी समवन। किसी व्यक्ति के स्वागत में नाइटिंगेल ने भी कभी कोई इतना बढ़िया गाना नहीं गाया होगा। टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स। वेरी बैंड्स का मतलब है थका हुआ दल, ऑफ ट्रेवलर्स का मतलब है यात्रियों के किसी थके हुए दल के स्वागत के लिए कभी नाइटिंगेल ने भी इतना प्यारा, इतना मीठा गीत नहीं गाया होगा। इन सम शेडी हॉर्न्स, परछाइयों या छाइयों में जो लोग बैठे हुए हैं, अमोंग द अरबियन सैंड्स, यानी कि अरब के रेत में, अरब के रेगिस्तान में जो छायादार जगह पर लोग बैठे हुए हैं, जो थके हुए यात्रियों का दल है, उस दल का स्वागत करने के लिए कभी इस बुलबुल नाम के पक्षी ने भी इतना सुंदर, इतना मीठा गीत नहीं गाया होगा। अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। यहाँ पोइट फिर से आगे उसकी तारीफ करता है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। यहाँ पोइट इस वॉइस को जो उस लड़की के मुंह से निकल रही है उसको थ्रिलिंग, यानी कि उसके मन को उत्थेल करने वाली, उसके मन को विचलित कर देने वाली आवाज बता रहा है कि ऐसी विचलित कर देने वाली साउंड उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है ना। और आगे कहता है इन स्प्रिंग टाइम, यानी कि बसंत ऋतु में भी नहीं सुनी। फ्रॉम द कुकू वर्ड, यानी कि कुक्कू बोलते हैं कोयल को, और कोयल भी एक तरीके का पक्षी है जो कि वो भी नाइटिंगेल के तरीके से बहुत प्यारा, बहुत मीठा गाता है। उसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा मीठी होती है, जो कानों को बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पोएट यही कहता है कि इस तरीके की मंत्रमुग्ध और मन को हलचल में डाल देने वाली और मन को थ्रिल कर देने वाली जो आवाज़ है, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी, बसंत ऋतु में भी नहीं सुनी, उस कुक्कू बर्ड के द्वारा भी नहीं सुनी। जो कि कुक्कू बर्ड की यहाँ पर विशेषता बताते हैं पोएट, बोलते हैं कि कुक्कू बर्ड के द्वारा भी नहीं सुनी, जबकि कुक्कू बर्ड की जो विशेषता होती है आवाज़ की वो क्या होती है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि समुद्र की उस शांत माहौल को भी चीर देती है। मतलब समुद्र के आसपास के इलाकों को भी वो और साउंड नेस कर देती है, साउंड से युक्त कर देती है। अमॉन्ग द फार्देस्ट हार्ट ब्राइट, यहाँ पर ये जो दिया गया, दिस इज अ नेम ऑफ सम काइंड ऑफ प्लेस जो कि आपका स्कॉटलैंड में ही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कहने का मतलब ये पोइट यहाँ पर उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, एक्स्ट्रा वेगेंज उसकी तारीफ कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके की थ्रिलिंग करने वाली आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी, उस कुक्कू बर्ड के द्वारा भी नहीं सुनी, जो कि बसंत ऋतु में और समुद्र की शांति को भंग कर देती है, उस
हेब्रिड्स नाम के शहर से जो काफी दूर समुद्र है, उस समुद्र की भी। तो ये हमारा स्टैंजा नंबर 2 कवर हो चुका है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3 पे। पोएम का थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है पोएट के क्वेश्चंस के साथ में, जो वो अपने उन रीडर से पूछ रहा है जिनको वो अपनी ये बात बता रहा है, या शायद उन लोगों को बता रहा है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिला के वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विल नो वन टेल मी वाट शी सिंग्स। विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है, किस तरीके का गीत गा रही है। ये क्वेश्चन है उसका, और जब उसे किसी का आंसर नहीं मिलता है तो वो स्वयं में अपने आप आंसर देता है और कहता है परहैप्स, शायद। द प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो। प्लेंटेटिव नंबर्स मीन टू से सैड सॉन्ग्स, ठीक है, याद रखिएगा। सैड सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स जो लोग उदास होते हैं तब गाते हैं। तो परहैप्स द प्लेंटेटिव नंबर्स, वो हो सकता है कोई सैड सॉन्ग गा रही है, कोई दुख का गीत गा रही है, जो कैसा है, फ्लो फॉर ओल्ड। फ्लो फॉर ओल्ड का मतलब जो शायद किसी पुरानी चीज पर, किसी पुरानी घटना पर आधारित है, जो कि अनहैप्पी, वो कैसी घटना है, अनहैप्पी है, अप्रसन्न घटना है। फार ऑफ थिंग्स, जो कि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है, कभी अतीत में उस घटना से संबंधित है। या फिर एंड बैटल लॉन्ग अगो, या फिर ये उससे संबंधित गीत है जो शायद किसी पुराने समय में कोई युद्ध हुआ हो, कोई लड़ाई लड़ी हो किसी ने, उस लड़ाई पर आधारित ये गीत है। और इज इट सम मोर हम्बल, और इज इट सम मोर हम्बल का मतलब यहाँ पर है, हम्बल का मतलब होता है कि यानी कि सामान्य सी कोई चीज़ होती है, उसको हम हम्बल बोलते हैं। तो या फिर ये गाना जो है कोई सामान्य गीत है जो लोग अक्सर तब गुनगुनाते रहते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो यहाँ पर वो अलग अलग तरीके के कयास लगाने की कोशिश कर रहा है पोइट कि आखिर उसका जो गाना है वो किस तरीके का है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो सामान्य गीत है वो हो सकता है आज के उन हालातों से संबंधित हो जो आज की डे टू डे लाइफ में गुजर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे सोचता है सम नेचुरल सोरो, या फिर ये एक ऐसा दुख का गीत हो सकता है जो किसी प्राकृतिक दुख से संबंधित हो, प्राकृतिक हानि से संबंधित हो, या प्राकृतिक दर्द से संबंधित हो। दैट हैज़ बीन, जो शायद हो चुका है, यानी कि प्राकृतिक कोई घटना ऐसी है जो काफ़ी दुख से संबंधित हो, वो घटित हो चुकी है, और शायद एंड मे बी अगेन, और उसके होने का फिर से डर है, शायद वो इसलिए ये गाना गा रही है। तो ये इस पोएम का थर्ड स्टैंजा था। चलिए अब चलते हैं हम इसके लास्ट यानी कि फोर्थ स्टैंजा पर। और इस लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा में पोएट फिर से आगे कयास लगाने की कोशिश कर रहा है और हमें बताने की भी कोशिश कर रहा है। वो कहता है वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग। वॉट एवर का मतलब आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कुछ भी। द थीम यानी कि गाने की थीम, गाने का जो विषय था वो चाहे कुछ भी रहा हो, वो चाहे किसी भी टॉपिक पर गा रही हो। द मेडन सॉन्ग यानी मेडन का मतलब है वो युवा, वो युवती जिसके बारे में यहाँ पोइट हमसे चर्चा कर रहा है। उस युवती ने जो गाना गाया उसकी थीम चाहे कोई भी कुछ भी रही हो, बट यहाँ पोइट कहता है एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। लेकिन जब वो गा रही थी तब ऐसा लग रहा था कि उसके उस गीत का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो गीत एंडलेसली गाती रहेगी और वो जीवन भर चलता रहेगा। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। पोइट यहाँ पर बताता है हमको कि उसने उस लड़की को उस समय गाते हुए देखा जब वो काम कर रही थी और अकेली थी। एंड ओवर द सिकिल बैंडिंग। सिकिल का मतलब होता है दराती, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर आप लोग गांव में रहे होंगे तो दराती इस तरीके का एक औजार होता है जिससे फसल काटी जाती है, ठीक है ना। एंड ओवर द सिकिल बैंडिंग, और वो दराती से अपनी फसल काट रही थी, ठीक है ना। जब दराती से कोई फसल काटते हैं तो हम खड़े होते हैं और हल्के से झुक जाते हैं पीठ के बल, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो उस समय दराती से फसल काट रही थी और झुकी हुई थी। आई लिसन मोशनलेस। यहाँ पोइट कहता है कि मैंने उसका पूरा गाना सुना। मोशनलेस का मतलब है बिना हिले डुले, कोई आवाज नहीं की। एंड स्टिल, बिल्कुल शांत खड़ा हो गया था मैं जब मैंने उसका गाना सुना। एंड और एज आई माउंटेड अप द हिल्स, और उसके बाद में मैं बिना कुछ शोर शराबा किए हुए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए
पहाड़ों पर ऊपर चला गया। ठीक है ना, यहाँ पर पोएट कहता है मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बड़े मोशनलेस तरीके से बिना हिले डुले शांत खड़ा होकर उसके गाना सुनता रहा और उसके बाद में मैं पहाड़ों पर चला गया, यानी पहाड़ों पर चढ़ गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और वह म्यूजिक जो मैंने सुना था उस लड़की के मुंह से, हर्ट बोर यानी कि उसने मेरे दिल में घर कर लिया, उसने मुझे मंत्र मुग्ध कर लिया। मैं उस म्यूजिक से बहुत ज़्यादा और हतप्रद यानी कि आश्चर्यचकित रह गया, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बट यहाँ पोइट कहता है लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय के बाद, बहुत समय हो गया, इट वॉज हर्ड नो मोर, लेकिन मैंने उस गीत को दोबारा नहीं सुना है। बट स्टिल आई रिमेंबर द सॉन्ग, लेकिन मैं उस गीत को अभी भी याद करता हूँ, उस साउंड को जो वो उस लड़की के मुंह से मैं सुन रहा था। तो ये आपकी पोएम पूरी फाइनली हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हर एक राइटर के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया। आपको जिस राइटर की पोएम या जो भी पोएम आपको कन्वे करनी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम उस पोएम को यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश करेंगे।